नमस्कार, आदाब। बीओए इंडिया पर मैं स्मिता शर्मा हूं और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है उसमें कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। आज भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात का ऐलान किया कि पिछले कुछ वक्त से लगातार जो कूटनीतिक स्तर की और सैन्य स्तर की बातचीत चल रही थी दोनों मुल्कों के बीच में, उसमें अब एक अरेंजमेंट कायम हुआ है कि आखिर दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो किस हद तक पेट्रोलिंग कर सकती हैं, कहां तक जाकर वो निगरानी रख सकती हैं। ये एक बेहद अहम खबर है क्योंकि ऐसे वक्त में ये घोषणा की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान जा रहे हैं, रूस के एक ऐतिहासिक शहर में, जहां ब्रिक्स मुल्कों की जो बैठक है, शिखर वार्ता है, वो होनी है और इसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रूस, ईरान और चीन के राष्ट्रपति भी दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में। तो ये अटकलें जारी थी कि क्या नरेंद्र मोदी की कोई बैठक हो सकती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, जो एक लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, बातचीत ठप पड़ी हुई है दोनों ओर के बीच में, क्योंकि गलवान में जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे दोनों सेनाओं के बीच में 2020 में, उसमें लगभग 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। आपको याद दिला दें, चीन की तरफ से भी कई पीएलए के सैनिकों की जान गई थी, लेकिन चीन ने औपचारिक रूप से उसे अभी तक जो है आज तक स्वीकार नहीं किया है। और इस दौरान जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर फ्रिक्शन बना हुआ है, जो डिफरेंसेस, जो मतभेद बने हुए हैं, उसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली किन पॉइंट्स पर बात बनी है। लेकिन अगर आप सेना के लोगों से पूछे तो लोगों का ये कहना था कि जो मेन डिफरेंसेस हैं वो दरअसल पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 पर हैं, जो डेप्सांग से करीब ईस्टवर्ड्स जाती हैं। आप अगर डेप्सांग से पूर्व की ओर जाएं, ये 972 स्क्वायर किलोमीटर्स का प्लाटो एरिया है ईस्टर्न लद्दाख में। और जो दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स, वो है चार्डिंग नाला जंक्शन में, जो कि डेमचौक में है, ये भी ईस्टर्न लद्दाख में है। तो क्या स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स पर बात बन गई है, इसे लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा विक्रम मिस्री ने। उनको काफ़ी बार सवाल पूछा गया प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने बस यही कहा कि एक अरेंजमेंट हो गई है पेट्रोलिंग को लेकर। तो अगर इससे आने वाले जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, उनको सुलझाने के लिए एक रास्ता तैयार हो रहा है, तो अब इसकी हाई चांसेस है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे बातचीत करने के लिए कजान में, जहां नरेंद्र मोदी दूसरे नेताओं के साथ भी, जैसे ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेज़ेश्कियान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ तो खैर बायलैटरल मीटिंग करेंगे ही। पहले आपको विक्रम मिस्री के उस बयान को सुना देती हूं जो उन्होंने बात कही है भारत और चाइना के बीच में हुए इस बहुत जरूरी कदम को लेकर। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. As far as the questions on a bilateral meeting are concerned, as you know, and as I said earlier as well, this is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines. We are currently looking into the overall program of the Prime Minister. There are a number of requests for bilateral meetings, and we will update you on the bilaterals as they evolve as soon as feasible. तो देखिए, अब सबकी नज़रें होंगी कजान में आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि ब्रिक्स फोरम आपको याद दिला दे, जिसमें जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में जब पहला एक्सपेंशन हुआ तो इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, और एक तरीके से ये फोरम एक रिएक्शन था जब G7 जो समूह है उन्होंने नए सदस्यों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तब ब्रिक्स का जन्म हुआ था। इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं, ऐसे मुल्कों का समूह है, ऐसे 30 देश हैं जो सदस्य बनना चाहते हैं ब्रिक्स का, जिसमें तुर्की भी शामिल हैं, जो आपको याद दिला दे कि यूएसए का नेटो एलाई है, और आसियान के भी जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल आउट ग्रुपिंग है आसियान, उसके भी कई ऐसे देश हैं जो आज की तारीख में शामिल होना चाहते हैं ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स को एक ऑल्टरनेट, एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें एक पश्चिमी एजेंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ अमेरिका शामिल नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, यूके ऐसे देश शामिल नहीं हैं। तो एक
एक नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिक्स की जो बिजनेस फोरम हुई थी शुक्रवार को, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा था कि दरअसल ये एक एंटी वेस्टर्न फोरम नहीं है, बल्कि ये एक नॉन वेस्टर्न फोरम है जिसमें पश्चिमी मुल्क शामिल नहीं है। Of late, he has said that BRICS is not an anti-Western group. It's just a non-Western group. और राष्ट्रपति पुतिन चाह रहे हैं कि ब्रिक्स के जरिए एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम कायम हो। जैसे स्विफ्ट के ज़रिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप बैंकिंग करते हैं, आपको भारत से पैसे बाहर भेजने होते हैं, बाहर से पैसे भारत भेजने होते हैं, तो जिस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है वो स्विफ्ट है। उसी की तरह एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बनाने की ओर ब्रिक्स के देश ज़रूर मत्थापच्ची कर रहे हैं, जिसमें जो ये तमाम देश हैं इनके बैंकों के गवर्नर शामिल हैं, वित्त मंत्रियाँ शामिल हैं। ब्रिक्स करेंसी की भी बात की जाती है कि एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी आए, लेकिन वो अभी जो है होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ब्रिक्स करेंसी को लेकर शायद भारत जैसे देश भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिकी डॉलर है उस पर दुनिया भर के मुल्कों की निर्भरता कम करे, क्योंकि अमेरिका रह रहकर सैंक्शंस लगा देता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ईरान पर हैं, रूस पर हैं, चीन पर भी कुछ कुछ सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो भारत के लिए ये कंफर्टेबल आइडिया नहीं होगा कि आप डॉलर से हटकर जो है आप फिर युआन की ओर बढ़े, क्योंकि अगर कोई ब्रिक्स करेंसी है तो उसमें चीन की जो करेंसी है उसका एक डोमिनेंस देखने को मिलेगा। चीन बहुत पावरफुल प्लेयर है इस फोरम में, तो भारत नहीं चाहेगा कि आप डॉलर की हेजेमोनी को ख़त्म करके आप युआन की हेजेमोनी की तरफ आगे बढ़े। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन कजान शहर जहां पर ये मुलाकात हो रही है, शिखर वार्ता हो रही है, उसमें करीब 1000 भारतीय छात्र आज की तारीख में पढ़ रहे हैं। और इस साल जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे अपनी औपचारिक मीटिंग्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में, जिसके बाद उन्होंने हालांकि यूक्रेन का भी दौरा किया था, तो तब भारत ने कहा था कि कजान में आने वाले दिनों में शायद इंडिया अपनी कोई कॉन्सुलेट भी खोले। तो इसलिए कजान एक इम्पॉर्टेंट शहर भी है। और ब्रिक्स समिट को लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान एक ऐसे वक्त पर होंगे जहां पर हमने देखा है कि हमास, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स की जो इजराइल ने असैसिनेशन की है, उसके बाद वो जब अपनी बातों को रखेंगे इस मंच पर, तो दुनिया की तमाम नज़रें होंगी कि पेज़ेश्कियान क्या कुछ कहते हैं, और मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी हो। Great deal of importance on our involvement and our activities within the BRICS forum, as we view it as a key expression of global multipolarity. BRICS also serves for us as a vital platform to tackle a range of global challenges, while also contributing to the shaping of a fairer, more exclusive and open international order. 22 तारीख को नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रूस में, और 22 तारीख को वहां लीडर्स के लिए जो डिनर का आयोजन किया है राष्ट्रपति पुतिन ने। उसके बाद 23 तारीख को प्रधानमंत्री शामिल होंगे 2 प्लेनरी सेशंस में। पहला जो सुबह है वो क्लोज प्लेनरी सेशंस है लीडर्स का, और फिर एक ओपन प्लेनरी सेशन है जो इस साल के ब्रिक्स के थीम को एड्रेस करेगा। और 24 तारीख को हालांकि क्लोजिंग जो सेशंस हैं, आउटरीच समिट है जिसमें जो एक्सपैंडेड पार्टनर्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं, वो नेता शामिल होंगे। लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं रुक रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे भारत। तब तक उनकी जगह जो भारतीय डेलीगेशन है उसका नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। तो निश्चित रूप से ब्रिक्स से न केवल एक मल्टीलैटरल लेवल पर बल्कि बायलैटरल लेवल पर भी जो है बहुत ज़रूरी बातचीत और घोषणाओं की उम्मीद हम कर सकते हैं।